कैसे हो बच्चों। ये मॉड्यूल 1 जेई मेंस का जो हमारा मॉड्यूल 1 चल रहा है उसका थर्ड पार्ट है, जिसमें हम आज वेन डायग्राम, ऑपरेशन ऑन सेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम से। क्या होते हैं वेन डायग्राम्स? एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर, जिसने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी थी सेट्स की, ठीक है, उसके अंदर उसने बताया था कि एक सेट जो है वो रिप्रेजेंट हो सकता है एक रीजन विद इन द क्लोज्ड कर्व, यूजुअली सर्कल और एलिप्स। अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग सेट्स कैन बी इजीली अंडरस्टूड विद पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, और उसी को उसने वेन डायग्राम का नाम दिया था। ठीक है, बेसिक वेन डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो जो यूनिवर्सल सेट होता है उसको रेक्टेंगल से डिनोट करते हैं हम। एस या यूनिवर्सल का सिंबल यू बना सकते हैं इसके साथ, और जो भी सेट्स होते हैं वो हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये एक सेट ए सर्कल ले लिया, दूसरा सेट मैंने ये बी सेट ले लिया। ऐसे ही एक और मैंने वेन डायग्राम बना के दिखाया आपको कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। अब इसके अंदर मैंने एक सेट ऐसे ले लिया ए, और एक सेट मैंने ले लिया इसी के बाहरी बी। इस तरीके से बात समझ आ रही है। और कुछ एलिमेंट्स ले लिए, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से कहीं पर भी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। इस चीज को ध्यान रखना। तो ये मैंने आपके सामने एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करके दिखाए कि एलिमेंट्स कैसे आ रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने आपको दो सेट्स अलग अलग दिखाए कि ये दिस इज ए सेट एंड बी सेट। क्लियर हो गया? इस तरह से हम वेन डायग्राम्स को बना सकते हैं। और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, और भी अलग अलग क्वेश्चंस हो सकते हैं वेन डायग्राम के ऊपर। तो जब हमारे पास सिचुएशन आएगी तो हम उसको उस टाइम पर उस तरीके से करेंगे जैसा हमारे पास सिचुएशन होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ऑपरेशन ऑन सेट्स से। ऑपरेशन ऑन सेट्स में एक एक करके डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि फाउंडेशन की क्लास है तो इसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। छोटी से छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखो, जैसे हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, अगर हम नंबर्स की बात कर रहे होते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं उसके अंदर? हम पढ़ते हैं उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीजें हम पढ़ते हैं नंबर्स के केस में। तो यहां पर क्या होता है, जब हम सेट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे यहाँ पे तीन ऑपरेशंस होते हैं। एक हमारा ऑपरेशन का नाम होता है यूनियन, जिसका सिंबल ये है। एक ऑपरेशन हमारे पास होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, जिसका सिंबल ये है। और एक हमारे पास होता है डिफरेंस, जो हमारा ये माइनस का साइन जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इसका सिंबल होता है। तो ये हमारा यूनियन का, इंटरसेक्शन का और डिफरेंस का सिंबल है। तो ये तीन ऑपरेशंस हमारे को पढ़ने के लिए मिलेंगे। अभी यहाँ पर देखते हैं हम इनका क्या यूज कर सकते हैं और कौन से लॉज हैं ऐसे जो अलजेब्रा ऑफ सेट को सेटिस्फाई करते हैं इन ऑपरेशन से। उन चीजों को भी हम यहाँ पर देखेंगे। हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यूनियन की बात कर रहे हैं तो हम यूनियन पे आते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट्स होता क्या है? यूनियन ऑफ सेट्स, तो यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है ईदर इन ए, अगर हम दो सेट्स की बात कर रहे हैं, और इन बी, और इन बोथ। अब यहां पर जनरली टीचर्स क्या बोलते हैं कि यूनियन का मतलब ए और बी है। नहीं, यहां पे क्या मतलब है? मैंने आपको बोला है कि फाउंडेशन की क्लास है तो एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना। यूनियन का मतलब होता है ईदर इन ए और इन बी और इन बोथ, यानी कि अगर ए में भी हो सकता है, बी में भी हो सकता है, और दोनों में भी हो सकता है। अब इस चीज को ध्यान रखना। 12th क्लास की प्रोबेबिलिटी के अंदर एक क्वेश्चन है सेकेंड एक्सरसाइज का, जिसमें हमेशा बच्चा गलती करके आता है। वहां पर क्या सिचुएशन हमारे को मिलती है कि भाई दो बच्चे हैं ए और बी, इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन को 1/3 है और इसके सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी किसी क्वेश्चन को 1/2 है। मैं प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको मतलब समझा रहा हूं। तो अब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो यहां पर अगर मुझे यूनियन का प्रॉपर मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं कभी इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर मैं उसको याद कर लूंगा तो मैं भूल जाऊंगा कि उसके सॉल्यूशन में क्या होता है। तो अब आप खुद सोचो, प्रॉब्लम के सॉल्व होने का यही तो मतलब हुआ कि या तो ए ने सॉल्व कर दिया होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या बी ने सॉल्व कर दिया होगा तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, या दोनों करके आ गए होंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो यूनियन का एक्चुअल मतलब यही होता है कि या तो वो ए में होगा, या तो वो बी में होगा, या तो वो दोनों में होगा। तो इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी इस सिंबल से। ये आपने ध्यान रखना है, दिस इज ए यूनियन बी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्लास इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है।
और अगर हम इसको दूसरे तरीके से लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में एक्सप्लेन करना चाहे सिंबॉलिकली, तो हम ऐसे लिखते हैं ए यूनियन बी जो होता है उसका क्या मतलब होता है, एक्स वेयर एक्स जो है वो ए को बिलोंग करेगा और एक्स जो है वो बी को बिलोंग करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। क्लियर हो गया? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर हम इसको वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें तो क्या होगा, मैं 3 वेन डायग्राम आपके सामने बना रहा हूं। तो ये देख लो, फर्स्ट वेन डायग्राम यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि अगर एक सेट ए ये रहा और एक सेट ये रहा बी, तो ये देखो यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इसको भी शेड करूंगा और मैं इसको भी शेड करूंगा। ये पूरा शेड होगा यहां से, देखो इस तरीके से। तो इसमें ए भी कवर हो रहा है, बी भी कवर हो रहा है। तो यहां पे ध्यान रखना, ए यूनियन बी का को रिप्रेजेंट कर, जब ए बी का, व्हेन ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आपको यहां पे दिख रहा है कि ए और बी जो है वो इक्वल नहीं है, एक छोटा सेट है जो बी के अंदर आ रहा है। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये बाहर वाला बी सेट है और अंदर वाला ए सेट है। दूसरी सिचुएशन मैंने यहाँ पे ली है इस तरीके से कि ए सेट जो है हमारे पास वो इस तरह से बना हुआ है और बी सेट हमारे पास इस तरह से बना हुआ है और इसमें कुछ कॉमन पार्ट भी हमारे को दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसके अंदर ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेंगे तो हम इस तरीके से करेंगे, ये ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा इस तरह से शेड होगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम ए यूनियन बी निकाल रहे हैं, ना तो ए बी का सबसेट है यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, और ना तो यहाँ पर नीदर नॉर बी जो है वो ए का सबसेट है। क्लियर हो गया? और यहाँ पे एक सिचुएशन और आ रही है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नॉट इक्वल टू 5 है, यानी कि कॉमन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये सिचुएशन भी याद रखनी है। और तीसरे वाली फॉर्म जो मैं बना रहा हूं आपके सामने कि भाई ए जो है और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी कि ए और बी जो है उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये ध्यान रखना है, ए हमारा यहाँ पे है, बी हमारा यहाँ पे है, दिस इज ए, दिस इज बी, अलग अलग है। अगर मुझे यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको भी शेड करूंगा और इसको भी शेड करूंगा, इस चीज को ध्यान रखना, दिस इज ए यूनियन बी। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बना के दिखा दी हैं। पहली सिचुएशन में ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है। दूसरी सिचुएशन के अंदर ना तो ए बी का सबसेट है ना बी ए का सबसेट है, और ए और बी जो है उनमें कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब जो नॉट इक्वल टू 5 है इसके अंदर, सेकेंड वाले केस के अंदर सॉरी, ए और बी का इंटरसेक्शन जो है 5 है, और तीसरे वाली सिचुएशन में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वो तीनों के तीनों दोनों सेट जो हैं वो अलग अलग बना के दिखाए हैं मैंने, इन्हें हम डिसजॉइंट सेट्स भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखना है यहाँ पे, दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी समझते हैं इस चीज को वेन डायग्राम के बाद। मान लो मैंने एक सेट दिया आपको 1 2 3 और एक सेट मैंने आपको बी दिया 2 1 5 6 और मैंने बोला ए यूनियन बी बताओ। तो आपको ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं विदाउट रिपीटिंग। तो 1 2 3 तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा 5 और 6 भी आ जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। एक और मैंने सेट दिया x वेयर x इज द प्राइम नंबर लेस देन 10 प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। और b मैंने सेट आपके सामने लिखा x वेयर x जो है वो एक इंटीजर है, -5 और 5 के बीच में आ रहा है। तो अब आप खुद देखो, अगर मेरे को a यूनियन b निकालना है तो मुझे a के भी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, b के भी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, -4 -3 -2 -1 0, क्योंकि इसके बीच के सारे एलिमेंट्स मैंने लिखने हैं। वो हमारे पास क्योंकि इक्वल नहीं है तो -4 -3 -2 -1 0। और उसके बाद आगे जब हम बढ़ेंगे प्राइम नंबर्स की तरफ जाएंगे लेस देन 10, तो हम प्राइम नंबर्स की बात करेंगे। देखो यहाँ पे 0 के बाद 1 भी आ जाएगा क्योंकि वो इसके बीच में आ रहा है, वो इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन 2 के बाद 2 भी आ जाएगा, यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 4 इसके बीच में आ रहा है, 4 इसके साथ आ जाएगा। 5 आ जाएगा और इसके बाद 7 आ जाएगा। 6 नहीं आएगा क्योंकि 6 प्राइम नहीं है और ना तो वो इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा होगा लेकिन 10 से छोटा है लेकिन प्राइम नहीं है, इसलिए हम 6 को नहीं लेंगे। तो ये सारे के सारे नंबर्स ए यूनियन बी में आएंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें यहाँ पे कुछ बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है। जो नोट है वो क्या याद रखना है कि x जो है अगर a यूनियन b को बिलोंग करता है तो इसका मतलब x जो है वो या तो a में आ रहा होगा या तो x जो है वो b में आ रहा होगा यहाँ पर। और तीसरी चीज जो है x जो है वो a एंड b दोनों में आ रहा है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अगर x a यूनियन b में नहीं आ रहा तो इसका मतलब है x a में भी नहीं आ रहा होगा और x जो है वो b में भी नहीं आ रहा होगा। तो ये दो बातें इंपॉर्टेंट हैं, इनको याद रखना। और एक और बात याद रखनी है कि अगर a b का सबसेट है,
ठीक है, ए बी का प्रॉपर सबसेट लिख देते हैं यहाँ पे। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है यहाँ पर तो इसका मतलब होता है कि ए यूनियन बी जो है वो बी के इक्वल होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने प्रॉपर सबसेट बनाया हुआ है, तो अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है मतलब ये छोटा है और मुझे यूनियन निकालना है दोनों का, तो ऑब्वियसली इसके सारे एलिमेंट ऑलरेडी इसमें है, तो इसलिए ये बी सेट होगा। तो ये ध्यान रखना है, तीसरी बात, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और थ्योरी को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं यूनियन में। यहां पर हम पढ़ रहे हैं जनरली, ये ध्यान रखना आपने, जो यूनियन ऑफ सेट्स है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, ठीक है, इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which are at least one of these A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं? हम U का सिंबल बनाते हैं, N जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यहां हम लिख देते हैं AN, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन एंड सो ऑन। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। क्लियर हो गया? मैंने यहाँ पे बोला अगर A1, A2, A3 is the set, union of A1, A2, A3 is the set of all those elements which are at least one of these A1, A2, A3, A4 इन सब में आ रहे होंगे। तो उसको लिखने का तरीका मैंने आपके सामने लिखा है कि N जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो AN जो है इस तरीके से यूनियन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। और अगर और ज्यादा एक्सप्लेन करूं इस चीज को, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि यूनियन N जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है टिल AN, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? X वेयर X बिलोंग्स टू AN फॉर एटलीस्ट वन N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये ध्यान रख लेना, यहाँ पर वन जो N है, यहाँ पर वन N वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर को, इस चीज को ध्यान रखना। सिमिलरली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर N जो है वो 1 के इक्वल है, और ये यहाँ पे K लिखा हुआ है AN, इसको हम क्या लिखेंगे? X वेयर X बिलोंग्स टू AN फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ N आउट ऑफ 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन टिल K। ये K तक लेना, ये ध्यान रखना। यहाँ नेचुरल लिखा है क्योंकि इन्फिनिटी था तो पता नहीं कितने होंगे, सारे नेचुरल नंबर्स ले लिए, यहाँ तक K तक लिखना है, ये ध्यान रखना है इस चीज को। तो हम यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5, A K तक कोई भी ले सकते हैं, एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ N जो है वो होनी चाहिए आउट ऑफ दीज नंबर्स। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मैंने A लिखा 1, 2, 3 और मैंने B लिखा 3, 5 और मैंने C लिखा 4, 7, 8, तो जब मैं A यूनियन B यूनियन C करूंगा तो देखो सारे एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बात समझ आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं है यहाँ पर, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 ये हमारे पास आ रहे हैं। ये देखो ध्यान से, अब इस चीज को समझो, इसके कम से कम एक एलिमेंट है, इसका भी कम से कम एक एलिमेंट है, इसका भी कम से कम एक एलिमेंट है, तो A यूनियन B यूनियन C इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट जो है सेकंड नंबर पे वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। मैं फिर से बोल रहा हूं कि जो भी चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूं वो पूरा डिटेल में बता रहा हूं, एक एक चीज आप लोगों को समझा रहा हूं, तो इसको अगर आप याद नहीं करोगे तो ये नॉर्मल यूनियन क्लास 11th NCERT वाला कॉन्सेप्ट ही रहेगा कि हम जो है यूनियन पढ़ रहे हैं, और यूनियन ऑफ सेट का मतलब होता है बेटा सबको एक साथ करके लिख दो और ये 11th क्लास की NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे कि हाँ हो गया। लेकिन जो बातें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डिटेल में, उसको याद करना बहुत बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन, ठीक है? इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन होना, A और B में कॉमन होना। इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह से, A इंटरसेक्शन B, इसको इस तरह से पढ़ा जाएगा A इंटरसेक्शन B। क्लियर हो गया? हम ऐसे लिखते हैं A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू X वेयर X जो है वो A को बिलोंग कर रहा है एंड X जो है वो B को बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया? तो यहां पर मैं एक चीज और बता रहा हूं कि अगर X जो है A इंटरसेक्शन B को बिलोंग कर रहा है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है X A में भी आ रहा है, जरूर आ रहा है, और X जो है वो B में भी आ रहा है, दोनों में होगा तभी कॉमन माना जाएगा।
अगर दोनों में नहीं होगा तो कॉमन भी नहीं माना जाएगा। और अगर x जो है a इंटरसेक्शन b में नहीं आ रहा तो इसका मतलब हो गया x जो है वो a में भी नहीं हो सकता और x जो है वो b में भी नहीं हो सकता। यहां पे मैंने और यूज करा है, ठीक है। तो a में नहीं है, b में है, या a में है b में नहीं है, दोनों ही सिचुएशन होंगी। तो इस चीज को ध्यान रखना, a इंटरसेक्शन b जो होगा यहाँ पे x जो है वो a इंटरसेक्शन b में नहीं आ सकता। और यहां पर भी याद रखना कि अगर a b का प्रॉपर सबसेट है तो a इंटरसेक्शन b जो होता है वो छोटे वाला सेट होता है, यानी कि a होता है। इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पर एग्जाम्पल समझाता हूं इसका भी। यहाँ पे अगर मान लो मैंने a लिखा है 1 2 3 और b लिखा है मैंने 2 1 5 6, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी होगा कॉमन। तो दोनों में देख लो कॉमन क्या आ रहा है, वो आ रहा है 1 into 2 और 1 और 2, तो ये हमारे कॉमन एलिमेंट्स हो गए। इस चीज को ध्यान रखना है और इसको भी हम वेन डायग्राम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ये समझना मेरी बात को। अब मान लो मैंने आपके सामने फर्स्ट सिचुएशन बनाई वेन डायग्राम की, ये वेन डायग्राम एस बनाया मैंने, दिस इज ए और इसी के अंदर आ रहा है ये ए है ये बी है, ठीक है। अब मैंने बोला ए इंटरसेक्शन बी बताओ, तो कॉमन वाला पार्ट ही शेड होगा, वो बीच वाला पार्ट शेड होगा, ये ध्यान रखना। क्लियर हो गया, कॉमन वाला पार्ट। अब देख लो बी जो है वो ए का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कॉमन है वो खाली बी आ रहा है। देख लो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिचुएशन समझाई। अब यहाँ पे दूसरी वाली सिचुएशन, जब दोनों में से कोई भी एक दूसरे के सबसेट नहीं होते तो कॉमन हमें बीच में दिखेगा, वो हमें कॉमन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी सिचुएशन है कि जब दोनों के दोनों हमारे पास अलग अलग दिए हुए हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा इस सिचुएशन में कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे कुछ शेड नहीं करेंगे, वो फाई कहलाएगा। क्लियर हो गया। यहां पर भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम इंटरसेक्शन का सिंबल लिख रहे हैं और एन जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है टिल इंफिनिटी जा रहा है ए एन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 इंटरसेक्शन A4 एंड सो ऑन। क्लियर हो गया। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि n जो है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है टिल इंफिनिटी an जो है, हम इसको सेट बिल्डर में ऐसे लिखेंगे x वेयर x बिलोंग्स टू an फॉर ऑल n। क्लियर। अगली वाली सिचुएशन में भी हम ऐसे लिख सकते हैं कि n जो है वो 1 के इक्वल है, k तक जा रहा है, an जो है वो इस तरीके से होगा x वेयर x बिलोंग्स टू an और फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 टिल k। क्लियर हो गया। अब यहां पर भी वही चीज है कि भाई विच आर कॉमन टू ऑल द सेट्स, विच आर कॉमन टू ऑल द सेट्स, इसीलिए इस चीज को ध्यान रखना। तो अगर मैं a लिख रहा हूं 1 2 3, b लिख रहा हूं 2 4 6 और c लिख रहा हूं 1 2, तो ये जो मैंने ऊपर कहानियां डाली हैं इंटरसेक्शन वाली, इसका यही मतलब है कि अगर मुझे a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c निकालना है तो मुझे सिर्फ उसी एलिमेंट को उठाना है जो तीनों में आ रहा हो। अगर तीनों में नहीं आ रहा तो वो नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है यूनियन ऑफ सेट्स आज की वीडियो में और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसके बाद मैं आपको डिफरेंस ऑफ सेट्स बताऊंगा, कॉम्प्लीमेंट सेट्स बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इनकी प्रॉपर्टीज बताऊंगा ताकि ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए। और उसके बाद भी छोटी छोटी चीज़ें होती है, पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, कार्डिनल नंबर फाइनाइट सेट का क्या होता है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, थोड़ा सा हम अपर लेवल पे चलेंगे जो 11th क्लास से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो इसके अंदर हम सेट्स को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को प्रॉपरली देखो। अगर वीडियो को प्रॉपरली नहीं देखोगे, कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं करोगे, तो मेंस जो है वो क्लियर करने का सपना ही रह जाएगा, वो होगा नहीं। क्योंकि बेसिक चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे जब बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।